Assalamu alaikum. I'm Dr. Aisha Farhat and I'm working in Ministry of Health, Saudi Arabia. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। इसी टॉपिक के साथ हमने सबसे पहली वीडियो में ये डिस्कस किया कि वो बच्चियां जो नोन केस होती हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की और कंटिन्यूसली ऑन इंसुलिन पे होती हैं, उनको क्या क्या एहतियात करनी चाहिए बिफ़ोर प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी में कौन कौन सी ऐसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनका उनको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है और ये किस तरह से प्रेगनेंसी को अफेक्ट करती है। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। और अगर आप समझते हैं कि आपका कोई ऐसा मसला है, कोई ऐसी डायग्नोसिस है जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी सजेस्ट किया हुआ टॉपिक जो है उसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि है गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें जो प्रेगनेंसी के 5 मंथ्स 5 महीने जब हो जाते हैं, अराउंड टू बी आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो क्या होता है कि अगर शुगर टेस्ट जो है वो करवाया जाए वो हाई होता है, तो उनको जो टाइटल दिया जाता है वो ये होता है कि ये जो पेशेंट हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ का केस है। कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हमें बुकिंग में ही एक हिंट दे देते हैं कि हो सकता है कि फर्दर आफ्टर 5 मंथ्स इन पेशेंट में गेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप हो जाए। वो चंद रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो ये हैं कि अगर पेशेंट में प्रीवियसली हिस्ट्री है गेस्टेशनल डायबिटीज़ की, मतलब ये कि अपनी पिछली प्रेगनेंसी में भी उनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई थी और वो बाय डाइट या बाय मेडिसन वो कंट्रोल में रही है। सेकंड नंबर पे होता है कि ख़ास तौर पे जो ओबीज़ पेशेंट हैं जिनका BMI अगर मोर देन 30 है और एट द टाइम ऑफ बुकिंग, तो हमेशा हाईली चांसेस होते हैं कि उनमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो डेवलप हो जाएगी। उसके साथ साथ अगर पेशेंट ये हिस्ट्री देती हैं कि उनका एक बच्चा जो है उसका वो मतलब बहुत गुड साइज़ था, तकरीबन 4.5 किलो से उसका वज़न ज़्यादा था, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है कि ये ख़ातून जो हैं दोबारा इनमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ होगी। फोर्थ नंबर पे फैमिली हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है एज़ यूजुअल कि अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, मतलब अगर आपके पेरेंट्स को या आपकी सिस्टर्स वगैरह को आपकी फैमिली में बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायबिटीज़ की अगर हिस्ट्री है तो आपको बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना है। मोर ओवर ऐसे कंट्रीज़ हैं लाइक सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट वगैरह, ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हाई प्रिवेलेंस है डायबिटीज़ की। अच्छा, ऐसी तमाम ख़वातीन जिनको अपनी पिछली प्रेगनेंसी में गेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज हुई थी, तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि जब भी आप प्रेग्नेंट हों और आप अपने पहले बुकिंग विज़िट के लिए डॉक्टर के पास जाएंगी, न्यू गाइडलाइन में ख़ास तौर पे मेंशन किया गया है कि अगर आपने पहले से हिस्ट्री है गेस्टेशनल डायबिटीज़ की तो आपका जो OGTT टेस्ट है ये एट द टाइम ऑफ बुकिंग होना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये एडवाइस कर रही हूँ कि आपने अपना ये टेस्ट फ्रॉम द बिगनिंग ही करवा लेना है। इससे ये हेल्प मिल जाएगी कि अगर ये उस वक्त नॉर्मल है तो भी इसको 24 टू 28 वीक्स के दरमियान दोबारा रिपीट करवाना है। बुकिंग विज़िट पे इस टेस्ट को करवाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि अगर आप ऑलरेडी डायबिटीज़ की पेशेंट हो चुकी हैं जिसका आपको नहीं पता, तो वो बुकिंग विज़िट की ही रिज़ल्ट से पता चल जाएगा और फिर आपको उसी लिहाज से मैनेज किया जाएगा। मतलब 5th मंथ गुज़रने तक का जो है वो इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ जो है ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में काज कर सकती है। अब बुकिंग विज़िट के बाद नेक्स्ट स्टेप
एज़ यूजुअल कि आपका एक डेटिंग स्कैन होना चाहिए जो कि ये शो करेगा कि ये जो प्रेगनेंसी है ये हेल्दी है। फोलिक एसिड आपको एज़ यूजुअल 5 मिलीग्राम ही लेना है और उसके साथ साथ आपने प्रीवियस हिस्ट्री गेस्टेशनल डायबिटीज़ की रही है तो आपने अपना जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा सा एक्टिव रखना है। अपना डाइट कंट्रोल आपने खुद ही करना है। उसके साथ साथ ये जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है वेदर वो वॉक की शक्ल में है उसको भी आपने कंटिन्यू रखना है। एज अ जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको ये एक बात बता दूं कि जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो उनकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो हमेशा प्रेगनेंसी में डिफरेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल गेस्टेशनल डायबिटीज़ में आपका जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है वो हमेशा लेस देन 5.3 मिलीमोल पर लीटर जो है वो होना चाहिए। ये नॉर्मल जो रेंज है ब्लड शुगर लेवल की फॉर अ नॉर्मल वुमेन विदाउट प्रेगनेंसी उससे काफ़ी कम है। जब एक दफ़ा गेस्टेशनल डायबिटीज़ आप में डायग्नोस हो जाती है तो फिर आपका भी बिल्कुल टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स की तरह जॉइंट क्लिनिक में आपका फॉलोअप ज़रूरी है जिसमें आप अपने फिजिशियन को अपनी ब्लड शुगर लेवल की मॉनिटरिंग के लिए और साथ साथ जो है वो आप अपनी डॉक्टर को रिगार्डिंग टू फीटल ग्रोथ वगैरह जो है उस सिलसिले में वो आपको मॉनिटर करती रहेंगी। इसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में अनोमली स्कैन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इवन फॉर द हेल्दी प्रेगनेंसी। और इसमें जो होता है बच्चे का ख़ास तौर पे कार्डिक स्टेटस जो है दिल उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत डिटेल्ड देखा जाता है क्योंकि अगर डायबिटीज़ की हिस्ट्री है या किसी भी वक्त आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो प्रॉपर कंट्रोल में या विद इन नॉर्मल लिमिट नहीं रहा तो ये चीज़ जो है आपकी कंजेनिटल अनोमलीज़ को ख़ास तौर पे हार्ट में जो है वो ज़्यादा कर देती हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि डायबिटीज़ में बेबी के गुड साइज़ होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में जो फीटस की रेगुलर मॉनिटरिंग है बाय अल्ट्रासाउंड वो भी ख़ास तौर पे स्टार्ट की जाती है और उसमें क्या होता है कि हर 4 हफ्ते के बाद पेशेंट का जो है वो अल्ट्रासाउंड करना बहुत ज़रूरी है और ये मोस्टली स्टार्ट होता है फ्रॉम 28 वीक्स। हर महीने आपका एक डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। उसमें क्या होगा कि फीटस का ग्रोथ रेट, उसका एस्टिमेटेड फीटल वेट और उसके साथ साथ जो है ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है कि जो वाटर बैग के अंदर पानी कितना है इसको ख़ास तौर पे मॉनिटर किया जाता है क्योंकि डायबिटीज़ में वाटर पॉलीहाइड्रोमनियस जिसमें वाटर बैग में पानी ज़्यादा हो जाता है तो ये एक जो रेगुलर मॉनिटरिंग है बाय अल्ट्रासाउंड ये बहुत ही हेल्पफुल होती है फ्यूचर में टू डिसाइड द मोड ऑफ डिलीवरी। अब कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू मैनेजमेंट ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज़। सबसे पहला स्टेप तो होता है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जिसका मतलब है कि इसमें मेडिसिन वगैरह तो कुछ नहीं स्टार्ट की जाती, बस पेशेंट को ये एडवाइस किया जाता है कि थोड़ा सा जो है लाइफ मॉडिफिकेशन जो है वो आप करें जिसमें डाइट कंट्रोल आ जाती है, एक्सरसाइज आ जाती है और वॉक वगैरह। उसके साथ तकरीबन 1 से 2 हफ्ते तक जो है उनको मॉनिटर किया जाता है। उनकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो है वो दोबारा जब करवाई जाती है, अगर वो कंट्रोल में आ जाए तो पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि आपने इसी तरह ही अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखना है। लेकिन अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बावजूद भी ब्लड शुगर लेवल जो है वो थोड़ा हाई आ रहा है तो सेकंड नंबर पे जो है टैबलेट स्टार्ट करते हैं जैसे मेटफॉर्मिन। उसके बाद भी इसी तरह पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है और देखा जाता है कि क्या ब्लड शुगर लेवल जो है वो इसके साथ कंट्रोल है। इन दोनों चीज़ों के बावजूद भी अगर ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही तो लास्ट स्टेप पे क्या होता है कि पेशेंट के लिए इंसुलिन स्टार्ट किया जाता है। फिर होता क्या है कि ये जो इंसुलिन है ये कंटिन्यूसली थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी जो है इसको जारी रखना पड़ता है।
Regarding to mode of delivery, gestational age at 36 weeks, ये तकरीबन 9 मंथ का स्टार्ट बनता है। उस वक्त तक काफ़ी हद तक क्लियर कट आइडिया जो है वो हो चुका होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से हमें फीटस साइज़ का अंदाज़ा होता है और जो ब्लड शुगर मॉनिटरिंग है उससे भी अंदाज़ा हो रहा होता है कि ये पेशेंट जो है वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएंगे या हमने इन्हें प्लान करना है इलेक्टिव CS के लिए। इसलिए डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान जो फर्स्ट डिस्कशन रिगार्डिंग टू मोड ऑफ डिलीवरी है वो होती है एट 36 वीक्स, और उसमें जो है डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो पेशेंट को बता दी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको इंडक्शन ऑफ लेबर जो है वो भी कर सकते हैं। इसके लिए तकरीबन 9 मंथ ख़त्म होने का इंतज़ार जो है वो नहीं करना पड़ता, और ये सब चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं पेशेंट की कंडीशन पे और फीटस के साइज़ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंडक्शन ऑफ लेबर है वो 37 to 38 वीक्स के दौरान भी पेशेंट को ऑफ़र की जा सकती है। उसके अलावा अगर बेबी का वेट जो है वो 4.5 किलो से ज़्यादा है तो उसके लिए इलेक्टिव CS की जो ऑप्शन है वो भी उसे ऑफ़र की जाती है। और लास्ट ऑफ ऑल, अगर पेशेंट जो हैं वो इंडक्शन ऑफ लेबर वगैरह को रिफ्यूज़ करती हैं तो उनको ख़ास तौर पे इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपकी जो डिज़ायर है कि स्पॉन्टेनियसली लेबर स्टार्ट हो जाए, उसके लिए मैक्सिमम आपने जो वेट करना है वो 40+6 डेज़ हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे पोस्ट डेट आप होती जाएंगी जो रिस्क ऑफ फीटल डेथ है वो ज़्यादा हो जाता है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ की स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती कि बखैर आफ़ियत आपने जो है वो बेबी डिलीवर कर लिया, वेदर बाय सजेरियन और बाय नॉर्मल डिलीवरी। होता क्या है कि आफ्टर डिलीवरी पेशेंट को ये एडवाइस की जाती है कि आपने अपना जो है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है वो आपने बिटवीन 6 वीक्स to 3 मंथ, मतलब 6 हफ्ते, जब 40 दिन आप हो जाते हैं डिलीवरी के, उससे लेके 3 महीनों से पहले पहले तक जो है आपने एक दफ़ा अपना फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है उसको ज़रूर चेक कर लेना है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंटिन्यूसली हाई है इस ख़ास टाइम पीरियड के अंदर, तो इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज़ हो चुकी है, क्योंकि अक्सर लोगों को इसका पता ही नहीं होता। वो आफ्टर डिलीवरी कोई ऐसा फॉलोअप वगैरह नहीं करते और उनको बहुत अरसा लग जाता है जब तक वो टाइप 2 के लिए डायग्नोस होते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट जो हैं ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड अपना फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है वो नहीं चेक कर सकें, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने डायरेक्ट जाना है हेमोग्लोबिन A1C टेस्ट के लिए। ये जो OGTT टेस्ट वगैरह है जो आपका प्रेगनेंसी में हुआ था, विदाउट प्रेगनेंसी इस टेस्ट की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये थी वो चंद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू गेस्टेशनल डायबिटीज़। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप डायबिटीज़ पे जो फर्स्ट वीडियो है उसको भी ज़रूर देखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर वीडियो में हर चीज़ बहुत ही डिटेल के साथ आपको बताई जाए। अगर आप ये दोनों वीडियोस देख लेंगी तो उससे काफ़ी हद तक जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी और आप ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो जो है वो आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।